ओके, जब भी कोई क्रिमिनल कोई क्राइम करता है, किसी को मारता है या किसी की बॉडी को डंप करता है, तो फॉर ऑब्वियस रीजंस वो यूजुअली ऐसे एरियाज को अवॉइड करता है जहां आसपास पुलिस हो या पुलिस का थोड़ा भी हिंट हो। बट आज की वीडियो में जिस साइको की बात हो रही है वो अपने विक्टिम्स की बॉडीज को एक जेल के पास रखकर चला जाता था। और जेल के पास से मतलब है जेल के गेट्स के सामने। और ये जेल कोई नॉर्मल जेल नहीं थी, ये दिल्ली की तिहाड़ जेल थी, जहां सिक्योरिटी रीजन से चारों तरफ हर टाइम पुलिस अवेलेबल रहती है। वो अपने विक्टिम्स की बॉडीज़ को जेल के गेट के सामने छोड़कर चला जाता था और पुलिस कुछ नहीं कर पाती थी। विक्टिम्स आइडेंटिफाई नहीं हो पाते थे, जिस वजह से पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाती थी और केस अनसॉल्व रह जाता था। 1998 आदर्श नगर दिल्ली तिहाड़ जेल के पास एक इंसान की बॉडी मिलती है। बॉडी का सर मिसिंग था। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और पुलिस कुछ सस्पेक्ट्स को कस्टडी में लेती है। उन्हीं सस्पेक्ट्स में से एक वहाँ नज़दीक रहने वाला चंद्रकांत झा भी था। चंद्रकांत इस मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट बन गया था। उसकी इंटेरोगेशन हुई और उसे कोर्ट भी ले गए। बट सिंस बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हुई थी तो ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस चंद्रकांत को छोड़ दिया। पुलिस के अकॉर्डिंग बॉडी एक यूपी के रहने वाले इंसान की थी और इसके बाद इससे रिलेटेड कोई फर्दर एविडेंस नहीं मिला और इसकी इन्वेस्टिगेशन वहीं रुक गई। – 1998 के बाद 5 साल तक और बॉडीज़ नहीं मिली और फिर जून 2003 में उसी एरिया में उसी हालत में एक और बॉडी मिलती है। इस बॉडी का भी सर गायब था। इन्वेस्टिगेशन होती है बट कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस नहीं मिला और इसी के 5 महीनों बाद नवंबर में एक और बॉडी मिलती है। ये बॉडी तिहाड़ जेल के आसपास नहीं बट डायरेक्टली उसके गेट नंबर 1 के सामने मिलती है। पुलिस इस बॉडी के मिलने के बाद भी कुछ नहीं कर पाती। क्लियरली जो भी ये सब कर रहा था उसका एम दिल्ली पुलिस को मॉक करने का था। वो बिना किसी डर के जेल के सामने बॉडीज रखकर चला जाता था और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी। ये पुलिस की रेपुटेशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो बहुत प्रेशर में थे बट किलर ने कोई एविडेंस नहीं छोड़ा था तो पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी। इसके बाद बिना कोई बॉडी मिले ऑलमोस्ट 2 साल बीत जाते हैं। फिर 2 नवंबर 2005 को चौथी बॉडी मंगोलपुर से मिलती है। इस विक्टिम को भी सेम मेथड से मारा गया था और इसके 1 साल बाद 2006 में 5वीं बॉडी फिर से तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के सामने मिलती है। इसका भी सर गायब था। बॉडी एक बास्केट में पैक्ड थी और पैक्ड इस तरह थी कि एक सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड भी उससे बाहर नहीं आ रहा था। इस बार जस्ट बॉडी नहीं मिली थी, इस बॉडी के साथ एक लेटर भी मिलता है। ये लेटर उन लोगों को मारने वाले ने पुलिस के लिए लिखा था। लेटर में उसने पुलिस को काफ़ी अब्यूज़ किया था और उन्हें चैलेंज किया था कि अगर दिल्ली पुलिस थोड़ी भी कॉम्पिटेंट है तो उसे पकड़ के दिखाए। उसने लेटर में ये भी मेंशन किया था कि नवंबर 2003 में भी वो ऐसा कर चुका है और उस टाइम पर भी पुलिस कुछ नहीं कर पाई थी। इसके अलावा लेटर में ये भी मेंशन था कि वो पहले जेल में टाइम स्पेंड कर चुका है और 2003 में वहाँ से बाहर आया था। इसके साथ वो इस बात पर भी गुस्सा था कि उसे बिना मतलब के फॉल्स केस में जेल में रखा गया था। इस लेटर में उसने खुद का नाम सीसी मेंशन किया था। तो पुलिस उसके राइटिंग स्टाइल और वर्ड्स के यूज़ से ये डिटरमाइन करती है कि इस लेटर को लिखने वाला बिहार का रहने वाला हो सकता है और अगर उसने पहले जेल में टाइम स्पेंड किया है तो वो एक एक्सपीरियंस्ड क्रिमिनल है। इस बेसिस पे पुलिस उसका एक रफ प्रोफाइल बनाना स्टार्ट करती है। पुलिस को एक कॉल भी आता है, उसमें फिर से वो पुलिस को गालियाँ देता है, उन्हें उसको पकड़ने के लिए चैलेंज करता है, उनकी कॉम्पिटेंस को क्वेश्चन करता है और वो एक बात रिवील करता है कि गेट नंबर 3 जिसके सामने उसने बॉडी फेंकी थी, उसने वो जगह इसलिए चूज़ की थी क्योंकि उस गेट के सामने जिस कांस्टेबल की ड्यूटी लगी थी वो जेल में उसे टॉर्चर करता था और उससे मारता भी था। और कॉल पे लास्ट में वो ये बात भी बोलता है कि इसके बाद भी और बॉडीज आती रहेगी। पुलिस कॉल की लोकेशन को ट्रेस करती है और जिस एसटीडी बूथ से कॉल हुई थी वहाँ के ओनर ने उन्हें बताया कि उस दिन वहाँ एक ही इंसान कॉल करने आया था जो दिखने में सांवला था और ऑलमोस्ट 28-29 साल की एज का होगा। तो पुलिस उसकी हेल्प से एक स्केच रेडी करती है। अब पुलिस के पास उससे रिलेटेड कुछ क्लूज आ गए थे और वो अपने डाटाबेस में उसके लुक्स, स्किन टोन, एज, जेल के रिकॉर्ड्स का यूज़ करके उस डिस्क्रिप्शन से मिलते जुलते सस्पेक्ट्स की लिस्ट निकालते हैं। लिस्ट में ऑलमोस्ट 35 नाम थे। इसके बाद 25 अप्रैल 2007 को अगली बॉडी मिलती है। ये बॉडी भी तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के सामने मिली। इस बॉडी का भी सर मिसिंग था। सर के अलावा इस बार उसके हाथ पैर भी मिसिंग थे। बॉडी को बहुत ही टाइटली रस्सी से बांध के रखा था।
इतना टाइटली कि पुलिस को उसे खोलने में बहुत मुश्किल हो रही थी। बट बॉडी को देखने जो क्राउड इकट्ठी हुई थी तो उनमें से एक इंसान आकर पुलिस की हेल्प करता है और रस्सी को काट देता है। बॉडी के बाकी बचे पार्ट्स दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट के पास मिलते हैं। इन मिसिंग पार्ट्स में बॉडी के हाथ पैर थे, बट सर अभी भी मिसिंग था। ये विक्टिम्स हेडलेस होने की वजह से आइडेंटिफाई ही नहीं हो पाते थे, तो इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत प्रॉब्लम आती थी और पुलिस कुछ नहीं कर पाती थी। इसके बाद 7वीं बॉडी 18 मई 2007 को मिलती है और ये भी तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के सामने ही मिली थी। इसका भी सर गायब था। इस बॉडी के साथ भी एक लेटर मिलता है, सेम पहले की तरह उसमें भी पुलिस को गालियाँ लिखी थी। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन में अपने पिछले विक्टिम्स के बारे में लिखा था। वो फिर से पुलिस की एबिलिटीज़ को क्वेश्चन करता है और उन्हें मॉक करता है। उसके अकॉर्डिंग वो बहुत ही डेंजरस इंडिविजुअल था जो इतने लोगों को मार चुका था, तो इसलिए वो चाहता था कि उसके नाम पे एक बड़ा सा रिवॉर्ड रखा जाए। इस लेटर में भी उसने अपना नाम सीसी मेंशन किया था। लेटर देखकर लग रहा था कि वो खुद को और उसके खुद के किए हुए क्राइम्स को सेंसेशनलाइज करवाना चाहता था, ताकि लोगों तक उसकी स्टोरी पहुंचे और लोगों में उसका टेरर हो। इस लेटर और पिछले लेटर की हैंडराइटिंग मैच हो रही थी, तो पुलिस श्योर थी कि ये एक ही इंसान का काम है। इतनी बॉडीज मिलने के बाद भी पुलिस के हाथ कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं लगी थी। इसके बाद पुलिस एक स्पेशल टीम बनाकर इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करती है। इन्वेस्टिगेशन टीम का एक मेंबर इन्हीं मर्डर्स के जैसे सिमिलर पुराने केसेस को स्टडी करता है। वो पुराने केसेस में सेम पैटर्न की किलिंग्स ढूंढ रहा था, क्योंकि लेटर में मर्डरर ने ये मेंशन किया था कि वो पहले भी ऐसा कर चुका है और पुलिस तब भी उसका कुछ नहीं कर पाई थी। इस बार पुलिस को एक लीड मिली। उस इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर को एक फाइल मिलती है और वो फाइल थी उस 1998 में हुए मर्डर की। बट सिंस उस केस में बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हुई थी तो सभी सस्पेक्ट्स को छोड़ दिया गया था। अब जिस एरिया में वो बॉडी मिली थी, पुलिस उस एरिया के स्ट्रीट इन्फॉर्मेंट्स का यूज़ करती है। स्ट्रीट इन्फॉर्मेंट्स कुछ ऐसे कॉमन लोग होते हैं जो पैसे के बदले पुलिस से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। इन लोगों का काफ़ी बड़ा नेटवर्क होता है और पुलिस को इन लोगों से बहुत बार हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि ये लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में हर टाइम अवेलेबल रहते हैं और उस एरिया में किसी पर्टिकुलर टाइम पे कब और क्या हुआ था ये सब उन्हें पता रहता है। फॉर एग्जाम्पल शॉपकीपर, बार्बर, सब्जी बेचने वाला या भिखारी, ऐसे कॉमन लोग पुलिस के स्ट्रीट इन्फॉर्मेंट्स हो सकते हैं। तो डाटाबेस से निकली उन 35 लोगों की लिस्ट और एसटीडी बूथ के ओनर की हेल्प से बने स्केच और इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके पुलिस इन्फॉर्मेंट्स से हेल्प लेती है। इन्फॉर्मेंट्स पुलिस को बताते हैं कि इसी डिस्क्रिप्शन से मिलता जुलता एक इंसान आज़ादपुर मंडी के एरिया में बहुत बार स्पॉट हुआ है। अब पुलिस आज़ादपुर मंडी जाकर उस इंसान को ढूंढने के लिए अपने ऑफिशियल और अनऑफिशियल सोर्सेज का यूज़ करती है और कुछ ही टाइम में वो पुलिस कस्टडी में था और वो इंसान था चंद्रकांत झा। वही चंद्रकांत झा जो पहली बॉडी आइडेंटिफाई ना होने की वजह से छूट गया था। पुलिस चंद्रकांत का घर चेक करती है और उसके घर से कुछ नाइव्स मिलती हैं। उन नाइव्स पर ब्लड स्टेन्स थे। पुलिस चंद्रकांत पर प्रेशर बना के इंटेरोगेशन करती है और वो बता देता है कि उसने बॉडी के सर कहाँ रखे हैं। वो रिवर यमुना में सर काट के फेंकता था और उसके अकॉर्डिंग वो ये इसलिए करता था क्योंकि उसे लगता था कि ऐसा करने से उन विक्टिम्स की आत्मा को शांति मिलेगी। पुलिस यमुना और उसके आसपास का एरिया सर्च करती है। उन्हें फाइनली सर मिल जाता है और अब पुलिस के पास चंद्रकांत के अगेंस्ट सॉलिड एविडेंस था। इंटेरोगेशन के टाइम चंद्रकांत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात रिवील करता है। 25 अप्रैल 2007 को जब बॉडी मिली थी और पुलिस उसकी रस्सी को नहीं खोल पा रही थी, तो जिस इंसान ने आकर रस्सी काटकर पुलिस की हेल्प की थी वो खुद चंद्रकांत ही था। इसके बाद पुलिस उस लेटर की राइटिंग को चंद्रकांत की राइटिंग से मैच करती है और वो भी मैच हो जाती है। पुलिस के पास अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लूज थे और इन क्लूज के बेस पे चंद्रकांत को उन 7 लोगों को मारने के लिए पुलिस कोर्ट ले जाती है। चंद्रकांत का पुलिस को विक्टिम के सर रखे होने की जगह बताना, नाइफ पे मिले चंद्रकांत के फिंगरप्रिंट्स और नाइफ पे लगा हुआ ब्लड विक्टिम के ब्लड से मैच होना, इन तीनों चीज़ों को कोर्ट में प्रूफ की तरह रखा गया। बट 7 में से 3 लोगों के मर्डर में ही उसे कन्विक्ट किया गया, क्योंकि बाकी 4 बॉडी से कनेक्ट करने के लिए एम्पल प्रूफ नहीं मिला था। और फाइनली 2013 में कोर्ट जजमेंट्स आई। एक जजमेंट में चंद्रकांत को फांसी और दूसरी जजमेंट में लाइफ इम्प्रिजनमेंट या उम्र कैद दी गई। इसी तरह बाकी केसेस में भी हाई कोर्ट से चंद्रकांत को फांसी और उम्र कैद मिली। फाइनल डिसीजन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से आया, जिसमें अनफॉर्चुनेटली चंद्रकांत को फांसी की जगह उम्र कैद मिली और उसे उसी तिहाड़ जेल में रखा जिसके सामने वो बॉडी छोड़कर जाता था, और वो आज भी तिहाड़ जेल में ही है।
पुलिस ने जब उससे इन लोगों को मारने के पीछे का रीज़न पूछा तो ये बात पता चली कि चंद्रकांत को गुस्सा बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा आता था। वो गुस्से में कंट्रोल से बाहर हो जाता था और इसी गुस्से की वजह से छोटी छोटी बातों पर उसने इन लोगों को मारा था। उसने पुलिस को बताया कि उसे झूठ बोलने वाले लोगों से बहुत नफरत थी और कोई भी उसे झूठ बोलता या उसकी मर्जी के अगेंस्ट काम करता था तो वो उसे मार देता था। उसे लगता था कि वो झूठ बोलने वालों को सज़ा दे रहा है और ऐसे लोगों को सज़ा देना या मारना पुण्य का काम होता है और विक्टिम्स की आत्मा की शांति के लिए उनका सर यमुना में फेंकता था। एक बार चंद्रकांत का एक दोस्त उससे बिना पूछे उसका सब्जी बेचने वाला स्कूटर कार्ट लेकर गया और शाम होने तक वो स्कूटर वापस ले आया और इसी बात पर चंद्रकांत ने उसे मार दिया क्योंकि वो उससे बिना पूछे स्कूटर कार्ट लेकर गया था। एक इसी तरह के इंसिडेंट में उसके गांव से आया एक इंसान उसके साथ रह रहा था। एक दिन वो इंसान अपने लिए नॉनवेज लेकर आता है। चंद्रकांत को नॉनवेज खाने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और खाना खाकर वो बिना प्लेट साफ किए वहाँ से निकल गया। उसके नॉनवेज वाली प्लेट साफ किए बिना जाने से चंद्रकांत को गुस्सा आया और उसने उसे भी मार दिया। एक बार चंद्रकांत का फ़ोन चोरी हुआ। बाद में चोर का पता चला वो चंद्रकांत का ही कोई जानने वाला इंसान था और उसने उसे भी मार दिया। उसने अपने एक दोस्त को सिर्फ इसलिए मार के तिहाड़ के बाहर फेंक दिया था क्योंकि उसके मना करने के बाद भी वो चंद्रकांत की बेटी को बाहर खाना खाने लेकर गया। इसके अलावा उसने पुलिस से कहा कि पुलिस इतने सालों तक सोती रही और उसे पकड़ नहीं पाई, तो उसने वो लेटर लिखा और फ़ोन किया क्योंकि वो खुद चाहता था कि पुलिस उसे पकड़े। अगर वो लेटर ना लिखता और फ़ोन ना करता तो पुलिस कभी उसे पकड़ नहीं पाती।